हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 विलेजेस टाउन्स एंड ट्रेड। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। We often take the use of iron and granted today. Things made of iron and steel are part of our daily lives. The use of iron began in the subcontinent around 3,000 years ago. Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 4. Around 2500 years ago, there is evidence for the growing use of iron tools. These included axes for clearing forests and the iron plowshare. As, as we had seen chapter 5, the plowshare was useful for increasing agricultural production. तो क्या होता है कि फ्रेंड्स कि इसमें कहा जा रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारा यूज़ लेना शुरू कर दिया किसका, आयरन का, और उन्हें क्या नाम भी दिया है, ग्रांट भी किया, उनको क्या नाम भी हमने उनको आज दे दिया है। जो चीज़ें होती हैं जो कि आयरन से बनी रहती है और स्टील से बनी होती हैं, वो अपनी एक डेली लाइफ का क्या पार्ट बन चुका है। जो आयरन है इसका इस्तेमाल शुरू हो गया था अपने सब कॉन्टिनेंट में 3,000 साल पहले। और ये जो कुछ लार्जेस्ट कलेक्शन है आयरन टूल और वेपन का, ये सब क्या मेगालिथिक ब्यूरियल्स में फाउंड मिले थे, जिसे हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ ही रखा है। तकरीबन 2500 ईयर्स पहले एक एविडेंस मिला है। वो एविडेंस इसके ऊपर है कि एविडेंस है ग्रोइंग ऑफ यूजेस ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का यूज जो ग्रो कर रहा है उसका क्या एक एविडेंस मिला है। इसमें इंक्लूडेड है, यानी इस एविडेंस में मिले हैं एक्सेस, और जो कि फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए प्लोशेयर भी मिले, प्लोशेयर मिला है, जो कि हम लोगों ने चैप्टर 5 में देखा ही है। और प्लोशेयर क्यों मिलता है? प्लोशेयर यूजफुल होता है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो उसे इंक्रीज करा जा सके, ताकि वो सॉइल को टिलिंग कर सके, तो इसलिए क्या प्लोशेयर उन्हें मिला। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन इरिगेशन। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव been reading about could not have existed without the support of flourishing villages. While new tools and the system of transplantation, chapter 5, increased production, irrigation was also used. Irrigation's works that were built during this time included canals, wells, tanks, and artificial lakes. If you look at the chart, you will find that some of the stages in the construction of irrigation works are mentioned. Fill in the rest by using the following phrases. Labor is provided by the people. Farmers also benefit because crop production is more than. Farmers have to increase production to pay taxes. Kings provided money and plan irrigation works. तो फ्रेंड्स क्या होता है कि यहाँ पे जो किंग्स और किंगडम्स हैं, इन्होंने जो विलेज है उनको फ्लरिशिंग करना स्टार्ट कर दिया। नए नए टूल्स का यूज़ करने लगे। कौन सा सिस्टम? ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम के लिए, जैसे चैप्टर 5 में पढ़ा था। और इससे क्या इंक्रीज करने लगे प्रोडक्शन। और जो इरिगेशन है वो इसलिए यूज़ होता था। जो इरिगेशन है वो वर्क्स होता था बहुत अलग अलग टाइप से, जैसे कैनल्स यानी नहर, वेल्स यानी कुएं, टैंक्स, और आर्टिफिशियल लेक्स बना करके इरिगेशन हो जाते थे। यहाँ पे कुछ चार्ट दिया गया है जहाँ से हम लोगों को ये जो वर्ड है ये लेने हैं और इनको क्या यहाँ पे
लगा देना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है और ये यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए जहाँ पे हमें क्या ये फिट करना है, तो वो लोग आप फिट करिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हु लिव्ड इन द विलेजेस। तो हम लोग इससे स्टार्ट करते हैं। There were at least three different kinds of people living in most villages in the southern and northern parts of the subcontinent. In the Tamil region, large landowners were known as Velalar, ordinary plowmen were known as usavar, and landless laborers included slaves were known as Kadai, Siar, and Adimai. In the northern part of the country, the village headman was known as Grama Bhojaka. Usually, men from the same family held the position first generation. In the other words, the post was hereditary. The Grama Bhojaka was often the largest landowner. Generally, he had slaves and hired workers to cultivate the land. Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. Apart from the Grama Bhujaka, there were other independent farmers known as Grihapatis, most of whom were smaller landowners. And then there were men and women such as Dasa Karmakara, who did not own land and had to earn a living working on the fields owned by others. In most villages, there were also some craft persons such as blacksmith, potter, carpenter, and weaver. तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के नेम होते थे विलेजेस में, जो कि साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट जो सब कॉन्टिनेंट है वहाँ दिया जाता था। जैसे तमिल रीजन में जो लार्ज लैंड ओनर्स होता था उन्हें वो लोग वेलालर कहते थे, और जो ऑर्डनरी प्लोमैन होता था उसे उजावर कहते थे, और जो लैंड लेस लेबर होता था और जो स्लेव्स होते थे उनको वो लोग क्या कदाई कदाई सियार या आदिमाई कहते थे। और जो नॉर्दर्न पार्ट कंट्री में जो रहता था, तो जो विलेज का हेडमैन होता था, विलेज का हेडमैन को ग्रामा भोजाका कहते थे। और ये जो पोजीशन है ग्रामा भोजाका की, ये सब क्या जनरेशन से मिलती आ रही है। और ये जो वर्ड्स हैं जैसे जो मिले, ये सब क्या हेरिडिटरी है। जो ग्रामा भोजाका है वो उसके पास तो लार्जेस्ट लैंड होती है, साथ में क्या वो उसके पास कई सारे स्लेव्स भी होते हैं, स्लेव्स। और वो उसके पास स्लेव्स होते हैं, और उसके वो क्या जो वर्कर्स होते हैं उनको क्या हायर करता है और अपने लैंड को कल्टीवेट कराता है उन्हीं से। तब और इसी से क्या ये बहुत पावरफुल भी होता है। किंग जो होते हैं वो इन्हीं के पास आते हैं पूरे विलेज का टैक्स कलेक्ट करने। और ये जो विलेज हेडमैन है ये ऐसे भी फंक्शन करता है, ये एक जज की तरह भी फंक्शन करता है, और कभी कभी एक पुलिस मैन की तरह भी क्या फंक्शन करता है। एक पार्ट ले ग्राम बोजाका की, तो ये फार्मर्स पे इंडिपेंडेंट है। जिन्हें जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे ग्राम भोजाका, तो जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स होते थे उन्हें क्या गृहपतिस कहा जाता था। और जो बहुत सारे स्मॉलर लैंड ओनर्स होते थे और जिनके पास वुमेन जो कि लैंड नहीं होते थे, उनको दासा कर्म कारा कहा जाता था। और जिनके पास लैंड ही नहीं होती थी, और जो दासा कमकारा, ये वो है जिनके पास लैंड नहीं होती थी, दूसरे के लैंड में क्या काम करती थी, तो ये क्या है वो दासा कमकारा है। कुछ बहुत सारे विलेज होते थे जहाँ पे कुछ क्राफ्ट पर्सन जैसे ब्लैकस्मिथ, पॉटर, कारपेंटर और वीवर, ये सब ही क्या होते थे, ये सारा काम कर लेते थे, जिनके पास नहीं होते थे क्या, जिनके पास लैंड्स नहीं होते थे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉइन्स। तो इसे हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। Archaeologists have found several thousands of coins belonging to this period. The earliest coins, which were in use for about 500 years, were punch mark coins such as the
वन शोन हेयर। तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने थाउजेंड्स ईयर्स पहले क्या थाउजेंड्स ऑफ कॉइन्स क्या को ढूंढा था, मिले थे उस पीरियड में, और उनमें क्या था कि वो 500 ईयर्स पहले पंच करे गए। उनमें जितने भी, जैसे ये फर्स्ट वाला देखिए इसमें क्या डिजाइन बनी, तो ये जो डिजाइन है ये पंच की गई, यानी डिजाइन बनाई गई है 500 साल पहले। क्या इसमें ये पंच बनाए गए, तब से इसी में छपाए। और ऐसे बहुत सारे जो इस टाइप के जो कॉइन है यहाँ के यहाँ बहुत सारे शोन करे गए। तो जैसे ये यहाँ पे 2 पॉइंट दिखा रखे हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक था छोटा ही सा था कॉइन्स के बारे में, और ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8 विलेज टाउन्स एंड ट्रेड। तो आप सभी को याद होगा इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सिटीज़ विद मैनी फंक्शंस के पहले वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो से हम लोगों को ये टॉपिक स्टार्ट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। Very often, a single town was important for variety of reasons. Let us look at the example of Mathura. Map 7, page number 87. Mathura has been an important settlement for more than 2500 years. It was important because it was located at the crossroad of two major routes of travel and trade. From the northwest to the east and from north to south, there were fortifications around the city and several shrines. Farmers and herders from adjoining area provided food for people in the city. Mathura was also a center where some extremely fine sculpture was produced. Around 2000 years ago, Mathura became the second capital of Kushanas, about whom you would read. Mathura was also a religious center. There were Buddhist monasteries, Jaina shrines, and it was an important center for the worship of Krishna. Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statues have been found in Mathura. तो फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है कि वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन, यानी कि यहाँ पे एक छोटा सिंगल टाउन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किस लिए वैरायटी ऑफ रीजंस है उस टाउन का इम्पॉर्टेंट होने के लिए। लेट अस लुक द एग्जांपल ऑफ मथुरा। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं मथुरा का, तो मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स अगो। तो जो मथुरा है इसमें ये इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है। कब से? ये तो एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है, लेकिन ये 2500 साल पहले से क्या ये एक इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट है। It was important because it was located at the crossroads of two major routes of travel and trade. और ये इतना important settlement इसलिए है क्योंकि ये जो मथुरा है ये 2 रूट्स के बीच में है। एक रूट जो ट्रैवल के लिए जाती है और एक रूट जो ट्रेड के, इन दोनों के बीच में क्या ये लोकेटेड है। फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू ईस्ट एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटी एंड सेवरल श्राइन्स. Farmers, herders from adjoining areas provide food for people living in the city. तो क्या कहा जाता है कि यहाँ जो सिटी है मथुरा, यहाँ पे मथुरा के अगल बगल हर जगह क्या फोर्ट यानी फोर्टिफिकेशन मतलब कि किले यानी बहुत सारे बड़ी बड़ी मोनास्ट्रीज बनी हुई हैं। और
यहाँ पे श्राइन्स है, और जो फार्मर्स और हर्डर्स हैं यहाँ पे क्या फूड प्रोवाइड कराते हैं उन लोगों के लिए जो सिटी में रहते हैं। मथुरा वॉज ऑल्सो सेंटर वेयर सम एक्सट्रीमली स्कल्पचर वॉज प्रोड्यूस्ड। और यहाँ जो मथुरा ये एक सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे एक्सट्रीमली फाइन स्कल्पचर प्रोड्यूस होते थे। अराउंड 2000 साल पहले जो मथुरा है वो कुशानास की सेकेंड कैपिटल बन गई थी, और जिसे अभी हम लोग रेड करेंगे। और जो मथुरा है वो क्या एक रिलीजियस सेंटर भी है। वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, जैना श्राइन्स हैं, और आप लोग को पता ही है कि यहाँ मथुरा में क्या जो कृष्ण जी हैं उनकी क्या वर्शिप भी है। Several inscriptions on surfaces such as stones, slabs, and statues have been found in Mathura. Generally, these are short inscriptions recording gifts made by men and sometimes women to monasteries and shrines. These were made by kings and queens, officers, merchants, and craftspersons who lived in the city. For instance, inscription from Mathura mention goldsmiths, blacksmiths, weavers, basket makers, garland makers and perfumers। तो क्या होता है कि यहाँ पे several inscriptions on surface such as stones, slabs and statues have been found in Mathura। तो क्या कहा जाता है कि जो इंस्क्रिप्शन होते हैं, कुछ इंस्क्रिप्शन जो कि सरफेस में करे जाते हैं, स्टोन्स में करे जाते हैं, और कुछ कुछ स्टैचूज होती हैं, ये सब मथुरा में मिला हुआ है। जनरली दीज आर शॉर्ट इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड गिफ्ट बाय मैन एंड वुमेन। तो मतलब कि ये जो जितने भी इंस्क्रिप्शन है ये क्या शॉर्ट इंस्क्रिप्शन है जो कि गिफ्ट करे गए हैं इंसानों के द्वारा, मतलब कि आदमियों के द्वारा जिन्होंने ये बनाया है। कभी कभी वुमेन भी होती है जो कि इनमें बना देती हैं। और ये जो किनको दिए जाते हैं, किंग्स, क्वींस, ऑफिसर, मर्चेंट्स, क्राफ्ट पर्सन जो सिटी में रहता था उनको ये दी जाती थी। फॉर इंस्टेंट इंस्क्रिप्शन फ्रॉम मथुरा मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर, बास्केट मेकर्स, गारलैंड मेकर्स, परफ्यूमर्स। और जो इनमें जो मेंशन करे गए हैं वो करे गए हैं गोल्ड स्मिथ्स को, ब्लैक स्मिथ्स को, वीवर्स को, बास्केट मेकर्स को और गारलैंड मेकर्स को, और साथ ही में परफ्यूमर्स को। यानी कि इनको भी क्या मेंशन करा गया है कि ये जो इंस्क्रिप्शन है ये इनके लिए भी इंटेंस है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्राफ्ट एंड क्राफ्ट पर्सन। तो इसे भी हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं। We also have archaeological evidence for crafts. These include extremely fine pottery known as the Northern Black Polished Work (NBPW). It gets its name from the fact that it is generally found in the northern part of the subcontinent. Remember that the archaeological evidence for many crafts may not have survived. We know from texts that the manufacture of cloth was important. There were famous centers such as Varanasi in the north and Madurai in the south. Both men and women worked in these centers। तो क्या कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे हम लोगों को क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, और क्राफ्ट किसके लिए मिले हैं, किसके बिहाफ में, क्राफ्ट के बिहाफ में मिले हैं। इसमें क्या इंक्लूडेड है, जैसे फाइन पॉटरी जो कि जानी जाती नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से, इसका शॉर्ट फॉर्म है NBPW। अगर कोई पूछे NBPW का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप लोग बता देंगे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो इसका ये जो नाम है वो जनरली जहाँ ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट में मिलता है, तो इसलिए क्या उसका नाम भी जनरली ऐसे ही रख दिया। और हमें क्या रिमेंबर रखना है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है फॉर मैनी क्राफ्ट्स, उनके पास अब जो एविडेंस है वो सरवाइव नहीं करा है। हम लोग इन्हें जानते कैसे, टेक्स्ट के द्वारा में जो मैन्युफैक्चर हुई है उस जो टेक्स्ट के बारे में कि जो मैन्युफैक्चर है इस चीज़ की वो क्या वो इम्पॉर्टेंट थी। और यहाँ पे फेमस सेंटर्स है जैसे वाराणसी नॉर्थ में, मदुरई साउथ में। तो यहाँ पे क्या मैन और वुमेन दोनों मिल करके क्या काम करते थे इन दिस सेंटर्स।
इन सारे सेंटर्स में मैन और वुमेन दोनों मिलकर ही काम करते थे. Many craft persons and merchants now formed association known as Shrenis. These Shrenis of craft person provided training, procured raw material and distributed the finished product. The Shrenis of merchants organized the trade. Shrenis also served as banks where rich men and women deposited money. This was invested and part of the interest was returned or used to support religious institutions such as monasteries. तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे क्राफ्ट पर्सन्स और मर्चेंट्स हैं जिन्होंने क्या एसोसिएशन फॉर्म करी हैं जिनको क्या श्रेणिस कहते हैं. तो जो श्रेणिस होते हैं इसमें जो क्राफ्ट पर्सन होते हैं वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, रॉ मटेरियल को कैसे प्रोक्यूर करना उसको बताते हैं, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द फिनिश प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उसे क्या अच्छे से फिनिश भी करते हैं. और जो श्रेणिश होता है देखो श्रेणिश के दो लोग होते हैं. कौन? एक होते हैं क्राफ्ट पर्सन और एक होते हैं मर्चेंट्स. क्राफ्ट पर्सन्स क्या करते हैं कि लोगों को उस श्रेणी में लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको जो रॉ मटेरियल होता है उसको प्रोक्योर करना सिखाते हैं और उन्हें प्रोडक्ट बनाना सिखाते हैं. और उसी जगह जो मर्चेंट्स होते हैं, व्यापारी, अपने श्रेणी में क्या करते हैं, वो श्रेणी को एक बैंक के तौर पे सर्व करते हैं. तो यहाँ पे जो अमीर, एक तो यहाँ पे जो लोग मतलब कि जो रिच मैन होते हैं वो यहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं और जो उसका इंटरेस्ट मिलता है इनको जो इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट के बाद उनको इंटरेस्ट मिलता है तो उनसे क्या उनका काम चलता है रिच मैन का, और उससे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, मोनास्ट्रीज बनाते हैं. तो ऐसा क्या काम करते हैं. तो एक बार फिर से ये श्रेणिश वाला पार्ट समझ लेते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्या होता है कि श्रेणिश ये एक एसोसिएशन है जो कि क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट्स के द्वारा बनाई गई है. तो जो क्राफ्ट पर्सन होते थे वो क्या करते थे, इस श्रेणिश में दूसरे लोगों को ट्रेनिंग देते थे, रॉ मटेरियल को प्रोक्यूर कराना सिखाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जो फिनिश द प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट बनाना सिखाते थे, फिनिश्ड द प्रोडक्ट. फिर दूसरी बात, जो मर्चेंट्स वो क्या करते थे श्रेणिश का, तो जो मर्चेंट है इन श्रेणिश को एज अ बैंक, वो श्रेणिश को क्या एक बैंक की तौर पे मानते थे. तो यहाँ पे जो अमीर लोग होते थे वो यहाँ पे बहुत सारा पैसा डिपॉजिट करते थे, इन्वेस्ट करते थे, और इन्वेस्ट करने के बाद जितना इंटरेस्ट आता था वो अमीर लोग अपने पास रख लेते थे. फिर सपोर्ट दिखाने के लिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, टेम्पल कुछ बनवाते थे, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाते थे और मोनास्ट्रीज बनाते थे. तो ऐसे क्या इनका काम चल रहा था. तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अ क्लोजर लुक अरिकमेडु. तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आज की इस वीडियो में इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद श्योर. तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 8. तो आज के इस वीडियो से हम लोग आ क्लोजर लुक अरिकमेडु टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. फाइंड द अरिकमेडु इन Puducherry on map 7, page number 87. Between 2000 and 1900 years ago, Arikamedu was a coastal settlement where ships unloaded goods from distant land. A massive brick structure, which may have been a warehouse, was found at the site. Other finds include pottery from the Mediterranean region, such as amphorae, tall double-handled jars that contain liquids such as wine or oil, stamped red glazed pottery known as Argentine ware, which was named after a city in Italy. This was made by
pressing wet clay into a stamped mold. There was yet another kind of pottery which was made locally through Roman designs were used. Roman lamps, glassware, and gems have also been found at the site. Small tanks have been found that were probably dyeing vats used to dye cloth. There is plenty of evidence for the making of beads from semi precious stones and glass. तो फ्रेंड्स इसमें क्या कहा जा रहा है कि हम लोगों को अरिकमेडु फाइंड करना है पौडुचेरी के मैप में। तो इसमें क्या आता है कि 2200 और 1900 ईयर्स के बीच में जो अरिकमेडु है ये एक कोस्टल सेटलमेंट था जहाँ पे शिप आती थी। जितना भी सामान होता था शिप में वो सब अनलोड होता था यानी उतरता था और फिर वहाँ से दूर दूर तक जगह तक वहाँ से जाता था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर था जिसमें जहाँ पे बहुत सारे क्या वेयर हाउस थे जहाँ पे जितना भी माल है जितना भी मटेरियल है वो सब क्या वहीं पे स्टोर होता था। और वो एक मेडिटेरियन रीजन में था। जैसे एम्फोरिया मतलब कि टॉल डबल हैंडल जार्स कंटेन लिक्विड सच एज वाइन और ऑयल, यानी वाइन और ऑयल भी वहाँ पे क्या रखा रहता था। और उससे क्या एक ग्लेज्ड पॉटरी की तरह स्टैम्प कर रखा था, वो भी रेड, जिसे क्या एरेंटाइन वेयर कहते थे। जिसको जो एरेंटाइन है इसका नाम पड़ा है एक सिटी के ऊपर, और ये सिटी है कहाँ की सिटी है, इटली की सिटी है। तो ये जो प्रेजिंग क्ले है इसे मोल्ड से स्टैम्प किया जाता था। और इसका एक अनदर काइंड है पॉटरी का जो कि बनाया जाता था लोकली। वो बनाया जाता था रोमन डिज़ाइन उसमें यूज़ होती थी। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर और जो जेम्स है वो सब क्या उस साइट में मिलते थे। छोटे टैंक्स हो गए, स्मॉल टैंक्स, ये सब भी क्या इन सब को वहीं पे डाई किया जाता था। और क्लोथ में जो डाई होती है वो भी वहीं पे क्या होती थी। और ये सब क्या सेमी प्रेशियस स्टोन और ग्लास को भी वहाँ पे क्या डाई करा जाता था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। यू हैव रीड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर दिस फाइन पॉटरी स्पेशली bowls and plates were found from several archaeological sites throughout the subcontinent. How do you think it reached these places? Traders may have carried them from the places where they were made to sell them at the other places. South India was famous for gold, spices, especially pepper and precious stones. Pepper was particularly valued in the Roman Empire. So much so that it was known as black gold. So ships across the sea and by land land in caravans. There must have been quite a lot of trade, as many Roman gold coins have been found in the South India. तो क्या होता है कि हम लोगों ने अभी क्या एक नॉर्दर्न ब्लैक मतलब कि नॉर्दर्न साइड पे एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर देखा था। तो इसमें क्या होता था, ये एक पॉटरी स्पेशली बॉल और प्लेट्स क्या यहाँ पे बनाई जाती थी। और यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिकल और ये क्या एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है इस सब कॉन्टिनेंट की। यहाँ पे क्या था कि जो ट्रेडर्स थे यहाँ पे इस प्लेस में आते थे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए। जैसे साउथ इंडिया है, वो साउथ इंडिया क्या क्यों फेमस था? साउथ इंडिया फेमस था गोल्ड के लिए, स्पाइसेस के लिए और स्पेशली इसमें पेपर और प्रीशियस स्टोन के लिए क्या साउथ इंडिया फेमस था। और जो पेपर है वो पर्टिकुलरली बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी उसकी कहाँ पे, रोमन एम्पायर में। इसलिए वो क्या वहाँ के लिए ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता था। और जो ट्रेडर्स हैं ये बहुत सारा गोल्ड यहाँ से ले जाते थे कहाँ पे, शिप में कंटेन करके और सी पार करके वहाँ अपने लैंड कैरावान्स यानी एक कैरावान्स मतलब ग्रुप होता है वहाँ पे
खूब सारे लोगों का ग्रुप होता है कैरावंस, तो वहाँ पे उनको लेके जाते हैं। और वहाँ पे तो तभी क्या रोमन लोग साउथ इंडिया से खरीदते थे सामान। तो साउथ इंडिया में क्या रोमन एम्पायर के जितने भी रोमन गोल्ड कॉइन्स है वो सब क्या सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में ही है, इंडिया में ही है। Traders explored several sea routes. Some of these followed the coast. There were others across the Arabian Sea and the Bay of Bengal, where sailor took advantage of the monsoon winds to across the seas more quickly. So, if they wanted to reach the western coast of the subcontinent from East Africa or Arabia, they choose to sail with the southwest monsoon, and sturdy ships had to be built for these लॉन्ग जर्नीज। तो क्या होता था कि जो ट्रेडर्स होते थे ये सी रूट्स को जब एक्सप्लोर करते थे, तो इनमें से कुछ क्या कोस्ट कुछ इनमें से कुछ जो जगह थे वो क्या कोस्ट के किनारे थे, और इससे क्या इनको अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जो को पार करना पड़ता था, अक्रॉस करना पड़ता था। और जो सेलर थे वो इनका क्या एडवांटेज ले लेते थे इन मानसून का, जिस मानसून में जो हवा है विंड वो बहुत तेज चलती है। तो इसकी वजह से क्या उन्हें क्विकली वो चीज़ चाहिए होती है ताकि वो वेस्टर्न कोट मतलब कि वो ईस्ट अफ्रीका और अरेबिया को पार कर ले और अपने सब कॉन्टिनेंट में पहुंच जाए। तो ऐसे ऐसे लॉन्ग जर्नी के लिए उन्होंने क्या उनको स्टडी शिप बिल्ड करने पड़ते थे, यानी अच्छे शिप्स को क्या बिल्ड करना पड़ता था। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा टॉपिक है तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। The southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with hills, plateaus, and river valleys. Amongst the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile. Chiefs and kings who control the river valleys and the coast became rich and powerful. Sangam poems mention the Muvendar. This is a Tamil word meaning three chiefs used for the heads of three ruling families: the Cholas, Cheras, and Pandyas. See map 7, page number 87. Who became powerful in South India around 2300 years ago. Each of the three chiefs had two center of powers, one inland and one of the coast. Of these six cities, two were very important: Puhar or Kaveri Pattinam, the port of Cholas, and Madurai, the capital of Pandyas. The chiefs did not collect regular taxes. Instead, they demanded and received gifts from the people. They also went on military expedition and collect tribute from neighboring areas. They kept some of the wealth and distributed the rest amongst their supporters, including members of their families, soldiers, and poets. Many poets whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones, gold, horses, elephants, chariots, and fine clothes. तो क्या होता है फ्रेंड्स कि ये जो साउदर्न हाफ है अपना सब कॉन्टिनेंट का, ये इसमें क्या है बहुत बड़ी लंबी कोस्ट लाइन है और यहाँ पे काफ़ी हिल्स हैं, प्लेट्यूज है, रिवर वैलीज है। तो ये जितनी भी रिवर्स हैं जैसे कावेरी होगी, तो जो कावेरी है वो यहाँ की सबसे ज़्यादा फर्टाइल रिवर है। और जो चीफ्स है, किंग्स है, जिनका इन रिवर्स वैलीज में कंट्रोल है, वो काफ़ी रिच और पावरफुल बन गए हैं। तो जो संगम पॉइंट्स है उनमें मेंशन किया जाता है कि इनको म्यूवेंदर। तो ये एक तमिल वर्ड है जिसके 3 चीफ्स होते हैं, उसे क्या रूलिंग ऑफ द फैमिली कहा जाता था। और जोलास, शेरास और पांड्यास, जिन्हें हम लोग मैप नंबर 87 में देखना है, तो ये सब क्या पावरफुल बने 2300 ईयर्स पहले। और ये ईच 3 चीफ्स जो थे, प्रत्येक
जितने भी ये 3 चीफ्स थे, इनके क्या 2 सेंटर ऑफ पावर थे, एक था इनलैंड और दूसरा था कोस्ट या ऑफ दीज 6 सिटीज, यानी कि एक तो लैंड में, दूसरा समुद्र में, और इनके 6 सिटीज और 2 वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी, एक थी पुहार और एक थी कावेरी पट्टिनम। ये जो कावेरी पट्टिनम, ये क्या एक पोर्ट था किसका, चोलास और मदुरई का, और जो कैपिटल है पांड्यास की वो क्या थी, मदुरई थी, ठीक है। और जो चीफ्स है वो ही क्या रेगुलर टैक्स कलेक्ट करता था, और जो डिमांड है रिसीव जो गिफ्ट होते थे लोगों के, वो भी क्या, वो भी रेगुलर, वो भी चीफ से कलेक्ट करता था। वो लोग वहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिशन भी करते थे, उनसे ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, कहाँ से, नेबरिंग एरिया से, और उनमें क्या वेल्थ में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, जो अपने सपोर्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, फैमिली में, सोल्जर्स में, पोएट्स में, क्या सब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। बहुत सारे पोएट्स से कंपोजिशन लिखे हैं संगम कलेक्शन के, तो ये पोयम है जिन्हें कंपोज करा गया फ्रेजेस में, जो कि किसने करा है, चीफ्स में करा है, और इनको रिवॉर्ड के तरह में क्या प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं, गोल्ड मिला है, हॉर्स मिला, एलिफेंट्स मिले, चैरियट्स मिले, और फाइन क्लोथ्स भी मिले हैं। अराउंड 200 years later, a dynasty known as the Satavahanas become powerful in Western India. See map 780, page number 87. The most important ruler of the Satavahanas was Gautami Putra Sri Satkarni. We know about him from an inscription composed on behalf of his mother, Gautami Balashri. He had other Satavahana rulers were known as Lord of the Dakshinapatha, literally the route leading to the south, which was also used as a name of the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. तो क्या होता है कि अराउंड 200 साल पहले एक डायनेस्टी था जिसका नाम था सतवाहनास। वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने लगी वेस्टर्न इंडिया में, वेस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल होने लगी। और इसका क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है जिस सतवाहनास डायनेस्टी का, जिनका नाम है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। तो ये लोग ये जाने जाते हैं, इन्होंने खूब सारे इंस्क्रिप्शन कराए, कंपोज कराए अपने मदर के बिहाव में, और मदर का नाम है इनका क्या, गौतमी बालाश्री, जो कि सतवाहनास रूलर्स के लिए क्या लॉर्ड्स मानी जाती हैं, और दक्षिणी पता, लिटरली ये जो रूट है साउथ, जिसे क्या पूरे सदर्न रीजन का एंटायर रूट माना जाता है। वहाँ पे लोग क्या आर्मी सेंड करते हैं ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न कोस्ट में। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक है ये तो कंप्लीट हो चुका है, और इसी टॉपिक के साथ जो हमारा चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।